हेलो दोस्तों। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था का बहुत बेसिक, और उसमें आज हम जानेंगे अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास क्या होता है। ठीक है। और मुख्य टॉपिक है आर्थिक वृद्धि और विकास। फिर उसमें अभी हम देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में को समझने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है उसके बेसिक को समझना। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम अर्थव्यवस्था के कुछ बेसिक टर्म हैं उनको जानेंगे। उनको जानने के बाद जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास। ठीक है। आर्थिक वृद्धि और विकास। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम वृद्धि विकास को सामान्यतः एक समझ लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको अच्छे से समझना है। इसको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, क्या वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। ये जो मॉड्यूल है इसमें कौन कौन से हम सब टॉपिक देखेंगे एक बार देख लेते हैं, है ना। तो मैं इसको छोटा करता हूँ। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें हम देखेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, मानव विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें हम डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे। दूसरा टॉपिक देखेंगे इसमें हम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि के सूचक क्या क्या हैं, तो उसमें हम देखेंगे, जैसे उसमें कई तरह के सूचक आएंगे। तो उसमें मुख्यतः हम एसडीआई को देखेंगे, इसी में ही देखेंगे एसडीआई क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, इसको कैसे मापा जाता है और इसका मापने का तरीका क्या है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे डेवलपमेंट के, फिर देखेंगे इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी में देखेंगे हम कैपिटल फॉर्मेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। तो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी यहीं देखेंगे। पूंजी क्या होती है, कितने प्रकार की पूंजी होती है, पूंजी निर्माण कैसे होता है, पूंजी निर्माण, है ना, ये देखेंगे। और इसी में देखेंगे हम एसडीजी, चौथा टॉपिक देखेंगे एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, अभी कितने हैं, क्या है, भारत में क्या स्थिति है, विश्व में भारत की क्या स्थिति है, भारत में इसको कौन मापता है। और ये हर बार कोई भी एग्ज़ाम हो एसडीजी से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए एसडीजी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहिए। इसमें अभी कितने हैं, 17 हैं, है ना टोटल। तो कौन कौन से हैं, इसकी क्या स्थिति है भारत में, इसको कौन मापता है, क्या, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था जैसे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या होती है, फिर बारी बारी से टॉपिक चलेंगे। कोशिश करेंगे आज हम इस टॉपिक को पूरा समझ लें इसको। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इसके साथ साथ
हम देखेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, दूसरी इकोनॉमी, दोनों में क्या डिफरेंस है समझेंगे। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र समझते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए इसका कीवर्ड है एक समाज, एक समाज, एक समाज में। तो सामान्यतः क्या होता है कि एक समाज में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का जो पैटर्न होता है उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं एक समाज में। किसमें? एक समाज में। क्या क्या? वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। यहाँ हम समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डेफिनेशन तो लिखी हुई होती है किताबों में और मैं डेफिनेशन के जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। हम ये देख रहे हैं, इसमें हमने देखा एक समाज में, एक समाज में वस्तु और सेवा। देखिए एक चीज़ ध्यान और रखिए, जब भी हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो एक शब्द बार बार आएगा, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। तो अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा अच्छा की पॉइंट है वस्तु और सेवा। ये आपको हर डेफिनेशन में लगभग, और जब भी हम पढ़ेंगे वस्तु सेवा पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो अर्थशास्त्र में हम वस्तु और सेवा का किसमें? एक समाज में क्या क्या देखेंगे? उत्पादन, इसका उत्पादन कैसे हो रहा है, वस्तु सेवा का एक समाज में उत्पादन कैसे हो रहा है, वितरण कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, और उपभोग की प्रक्रिया, उपभोग कंजप्शन जो होता है, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन, की प्रक्रिया। एक समाज में हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। एक तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और कंजप्शन कैसे हो रहा है। जैसे एक सोसाइटी है, एक समाज है, उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है, और उसका हम उपभोग कैसे कर रहे हैं, उसकी प्रक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। इट इज ए वेल्थ, इट इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने बोला था कि ये अर्थशास्त्र क्या है? इट इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, है ना, साइंस ऑफ वेल्थ। ये किसने कहा? ये एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी, एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ। इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि ये क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। तो अर्थशास्त्र क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का एक समाज में उत्पादन, वितरण और उसका उपभोग की जो प्रक्रिया है उसका हम अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। तो अब हम ये एक शब्द आया यहाँ पे कि वेल्थ ऑफ, साइंस ऑफ वेल्थ। तो क्या अर्थशास्त्र साइंस है या सोशल साइंस है? क्या है? अर्थशास्त्र साइंस है या सोशल साइंस है? अर्थात विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस जो होती है उसमें डेफिनेशन लचीली होती है। अब जैसे अगर हम विज्ञान की बात करें, अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान में यूनिवर्सल लॉ लगते हैं। जैसे जो विज्ञान भारत में है वही विश्व के अन्य देशों में है, जो डेफिनेशन विज्ञान की अन्य देशों में पढ़ाई जा रही है वही भारत में पढ़ाई जा रही है। तो सोशल साइंस में क्या होता है? सोशल साइंस में डेफिनेशन लचीली होती है। लचीली क्यों होगी? अब देखिए हमने देखा था एक समाज, क्या देखा था? एक समाज। हम यहाँ एक समाज की बात कर रहे हैं, तो भारत की हम कैसा समाज? इंडिया का समाज, है ना। कैसे मान लीजिए जैसे इंडिया है, हम इंडिया के समाज की बात कर रहे हैं। अब इंडिया का समाज कैसा है? इंडिया का समाज हम पढ़ते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। तो भारत की सोसाइटी कैसी है? बच्चों में बहुत डाइवर्सिटी है ना। तो हम जब भारत की सोसाइटी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, और अगर हम अमेरिका की सोसाइटी के संबंध में अध्ययन करेंगे तो हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है? सोशल साइंस में डेफिनेशन लचीली होगी। क्यों होगी? क्योंकि समाज की परिभाषा पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है। भारत का समाज अलग है और विश्व का समाज, किसी दूसरे देश का समाज दूसरी तरह का हो सकता है। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है,
ये देख लिया। अब जैसे हम इसमें देख रहे थे, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखा हमने, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन को हमने समझा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसका केंद्र बिंदु क्या है। सेंट्रल पॉइंट क्या है इसका। तो केंद्र बिंदु में क्या करते हैं, मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने हेतु सीमित संसाधनों का उचित आवंटन होता है। अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु में मानव कल्याण स्तर को मानव का जो कल्याण स्तर है उसको बढ़ाया जाता है। केंद्र बिंदु क्या है, अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है, मानव का कल्याण स्तर को बढ़ाना। अब ये कैसे कि देश में सीमित संसाधन पाए जाते हैं, तो उस सीमित संसाधनों का इस तरह से आवंटन करेंगे कि जो कल्याण का स्तर है वो अधिकतम हो सके, सीमित संसाधन में अधिकतम कल्याण करना। तो केंद्र बिंदु क्या है, मानव का कल्याण स्तर को बढ़ाना। ठीक है। अब संसाधन क्या है, सीमित हैं, सीमित संसाधनों का उचित आवंटन करेंगे। तो सीमित संसाधन का क्या करेंगे, सीमित संसाधन उचित आवंटन। सीमित संसाधन का उचित आवंटन करेंगे मानव कल्याण स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। संसाधन सीमित हैं, आपको पता ही है। जैसे कहा जाता है कि प्रकृति में जो रिसोर्स पाए जाते हैं वो सीमित हैं, असीमित नहीं है। तो उनका हमें आवंटन इस तरह से करना है या उनको इस तरह से नियोजित करना है, इस तरह से इसकी प्लानिंग बनानी है, इसका तरह आवंटन करना है कि मानव का जो कल्याण स्तर है वो बढ़े। ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन क्या है, माध्यम है, और लक्ष्य क्या है, कल्याण स्तर को बढ़ाना। ठीक है। लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य है, गोल, मानव कल्याण स्तर को बढ़ाना। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किसी समाज में वस्तु सेवा के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और उसका केंद्र बिंदु है मानव कल्याण स्तर को बढ़ाना, सीमित संसाधन का उचित आवंटन करके। ठीक है। बस इतनी सी बातें जाननी है। अर्थशास्त्र के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब जैसे एक शब्द और आता है बार बार, जिसके बारे में हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। कभी कभी हम जब न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ते हैं या हम कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को एक ही समझ लेते हैं। तो वो अर्थशास्त्र था, और ये क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और वो क्या था, अर्थशास्त्र था। तो ये क्या है, इकोनॉमी। तो उसमें एक समाज था, इसमें किसी विशेष क्षेत्र में होता है। ठीक है। जैसे हम ऐसे इसको इसी स्लाइड पर समझते हैं। मैं इसको यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। मैं इसको यहाँ से इसको मिटा देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, जैसे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसमें क्या था, एक समाज था, इसमें एक विशेष क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र, एक स्पेशल क्षेत्र देख लेंगे उसमें, एक विशेष क्षेत्र में। इसमें क्या था, एक समाज था। मतलब जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल में ये, इसको तो हम कहेंगे अर्थशास्त्र, एक समाज हो गया पूरा, और इसी समाज में कोई एक छोटा सा कोई विशेष क्षेत्र है, उसमें हम
इसको देख रहे हैं, तो ये इकोनॉमी हो गई, ये इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब इकोनॉमी छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटी चीज़ है, और इकोनॉमिक्स एक बड़ा, ठीक है, ऐसे। तो एक विशेष क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां होंगी, जैसे अर्थव्यवस्था की गतिविधियां क्या होंगी, वस्तु सेवा का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया को हम एक विशेष क्षेत्र में देखेंगे, तब वो इकोनॉमी है, और एक समाज में देखेंगे तो वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बस इतना। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है, इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, सिलेबस में लिखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब ये। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे इंडियन इकोनॉमी को हम इसी संदर्भ में समझते हैं, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का एक विशेष, इंडिया का एक विशेष क्षेत्र है, तो इस एक विशेष क्षेत्र में हम इंडियन इकोनॉमी को हम इसी संदर्भ में देखते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी यहां पर आएगी, अर्थशास्त्र एक बड़ी अवधारणा होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स तो इसमें हम एक देखेंगे व्यष्टि, एक समष्टि, ठीक है। तो एक व्यष्टि, एक समष्टि। व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। व्यष्टि में हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मैक्रो, समष्टि में मैक्रो। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। अर्थशास्त्र में हम सामान्यतः दो चीजें देखते हैं, तो व्यष्टि और एक समष्टि, ठीक है। व्यष्टि में हम क्या करते हैं, जैसे व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के व्यवहार का अध्ययन। इसमें हम क्या करेंगे, व्यष्टि माइक्रो में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाई मतलब इंडिविजुअल रूप में देखेंगे, छोटा मतलब व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के व्यवहार का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, समष्टि में हम जैसे किसी अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें किसी अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन, किसी अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन, सामूहिक रूप में अध्ययन। जैसे हम यहां सामूहिक रूप देख रहे हैं और यहां हम व्यक्तिगत देख रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी अर्थव्यवस्था में का हम सामूहिक रूप से अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो। जब हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यष्टि, माइक्रो, ठीक है। अब इसको जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, होपफुली दिख रहा होगा। जैसे इसमें हम जैसे एक व्यक्ति की आय, है ना, जैसे यहां हम देखेंगे, मान लीजिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं वाइट ही ले लेता हूं। जैसे एक व्यक्ति की आय,
जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी आय के बारे में जानना है तो हम क्या मेरी क्या कहेंगे, माइक्रो। अब इसको अगर हमें यहां देखना है इस जगह, तो यहां हम देखेंगे जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय, ऐसे नेशनल इनकम। यहां हम क्या देख रहे हैं, सामूहिक रूप से देख रहे हैं पूरे भारत में, जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम सबकी आय, तो वो राष्ट्रीय आय में आएगी, नेशनल इनकम देखेंगे। अगर यहां देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, एक व्यक्ति की आय, है ना। दूसरा जैसे एक फर्म का उत्पादन, यहां पर देखेंगे हम, जैसे एक फर्म का, एक कोई फर्म है उसका एक फर्म का उत्पादन यहां देख रहे हैं। तो अगर इसको हम एक सामूहिक रूप से देखेंगे, समष्टि में देखेंगे तो क्या देखेंगे, जीडीपी, जीडीपी। जैसे एक फर्म का उत्पादन, ये एग्जांपल है। जैसे दूसरा ये हो गया, तीसरा और देखते हैं हम, होपफुली समझ में आ रहा होगा कि एक व्यक्ति की आय देखेंगे, यहां देखेंगे हम नेशनल इनकम, पूरे भारत में आए। इधर देखेंगे हम एक फर्म कितना उत्पादन कर रही है, यहां हम देखेंगे कि पूरे भारत के घरेलू क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा था, अर्थात जीडीपी। ठीक है। तीसरा जैसे एक वस्तु का मूल्य, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे किसी एक फर्म में कोई एक वस्तु बनती है, उसका मूल्य क्या है, जैसे मान लीजिए किसी में पेन बनता है तो पेन का मूल्य क्या है, तो एक वस्तु का मूल्य, जैसे एक वस्तु का मूल्य, एक फर्म, एक व्यक्ति, है ना। यहां देखना होगा तो क्या देखेंगे हम, औसत मूल्य, है ना। एक वस्तु का मूल्य देखेंगे, यहां क्या देखेंगे, औसत मूल्य। एक साथ देखना था सबका, औसत, एवरेज मूल्य देख रहे हैं आप। अब इस एग्जांपल से होपफुली समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र में दो शाखाएं, एक व्यष्टि, एक समष्टि, माइक्रो, दूसरा मैक्रो। व्यष्टि में अर्थात माइक्रो में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसमें हम सामूहिक रूप से आर्थिक इकाइयों का के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे इसमें हम एक व्यक्ति की आय देखेंगे तो दूसरी तरफ हम इसमें राष्ट्रीय आय देखेंगे। यहां पर एक फर्म का उत्पादन, तो यहां पर हम जीडीपी का उत्पादन देखेंगे। जैसे एक वस्तु का मूल्य देखेंगे तो यहां पर वस्तुओं का औसत देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज थी, तो इसमें होपफुली अंतर समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में मैंने अंतर बता दिया, और अर्थशास्त्र की जो दो शाखाएं हैं उसको हम किस तरह से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ मूल अवधारणाएं देखते हैं जो हमें समझनी चाहिए, है ना। पहले हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि। ठीक है, मूल अवधारणाएं, मैं इसको यहां लिखता हूं, बेसिक मूल अवधारणाएं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बारी बारी चलते हैं। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में दीर्घकालिक की जो वृद्धि होती है, वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो मैं ये डेफिनेशन न लिख के मैं डेफिनेशन के की पॉइंट ही लिखूंगा यहां पर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वस्तु और सेवा शब्द बार बार आएगा, तो ये अर्थव्यवस्था का की पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहां देखें किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवाओं, वस्तु और सेवा, वस्तु सेवा के उत्पादन, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, वस्तु सेवा के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। उत्पादन, वस्तु सेवा के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि, दीर्घकालिक
वृद्धि। तो एक दीर्घकालिक वस्तु सेवा में कैसी वृद्धि? दीर्घकालिक वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल इतनी रही और नेक्स्ट ईयर इतनी रही। जैसे जैसे मान लीजिए हम सामान्यतः ऐसे बोलते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या देखा हमने? वस्तु सेवा, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवा के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि। जैसे मान लीजिए जीडीपी क्यू इंटू पी, उत्पादन कितना हुआ? मान लीजिए 100 यूनिट हुआ और प्राइस कितना था? 10 रुपये, है ना? तो कितना मान आएगा इसका? एक हजार आ गया। अब मान लीजिए ये था 2021-22 में, अब 2022-23 में उत्पादन हुआ 100 यूनिट, प्राइस बढ़ गया 11, कितना हो गया? 1100। तो कितने परसेंट बढ़ा? लगभग 10%, है ना? तो देखिए आर्थिक वृद्धि में क्या हुआ? दीर्घकालिक वृद्धि हुई। एक साल में कितनी वृद्धि हुई? 1 ईयर में 10%। तो ये क्या हुआ? ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। एक साल 11, 21, 22 में कितनी थी? लगभग 1000। नेक्स्ट ईयर 100 रुपये, उसमें और बढ़ गए 1100। ठीक है, तो दीर्घकालिक वृद्धि हुई। तो ये इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। वैसे हम इसमें देखेंगे कि रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है। तो ये देखा जाए तो क्या है? ये मौद्रिक मान से बढ़ी है ना। तो ये रियल जीडीपी है या मौद्रिक जीडीपी है, इसको हम डिटेल में आगे हम ऑन चैप्टर में, जैसे जो चैप्टर आएगा हम जब चालू और स्थिर मूल्य पढ़ेंगे उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने आपको आर्थिक वृद्धि समझाई। आर्थिक वृद्धि क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवाओं के उत्पादन में दीर्घकालिक जब वृद्धि होती है तो उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जैसे 2011-12 में मान लीजिए 100 थी, सॉरी 21-22 में, और 22-23 में 10% और बढ़ गई। तो इस तरह से हम इसको जीडीपी में देखते हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि समझ में आ गया होगा आपके। अब दूसरा हम एक और देखते हैं। आर्थिक वृद्धि के बाद इसमें मैंने क्या लिस्टिंग की थी? आर्थिक विकास। दूसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो ग्रोथ थी, ये डेवलपमेंट है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या? आर्थिक वृद्धि प्लस क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि प्लस सामाजिक कल्याण में सुधार आने की प्रक्रिया। आर्थिक वृद्धि तो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो रहेगी इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी। जैसे आर्थिक वृद्धि जो हमने पढ़ लिया, वो आर्थिक वृद्धि जो हमने अभी देखी, वस्तु सेवाओं में जो दीर्घकालिक वृद्धि हो रही थी वो, प्लस सामाजिक और सामाजिक कल्याण का स्तर है वो सुधर जाएगा। सामाजिक कल्याण स्तर क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। सामाजिक कल्याण स्तर क्या होगा? बेहतर हो जाएगा। जैसे आर्थिक वृद्धि में तो होगी विकास में, और सामाजिक कल्याण स्तर बेहतर हो जाएगा। अब ये सामाजिक कल्याण स्तर कैसे बेहतर होगा? शिक्षा स्वास्थ्य से। जैसे कैसे बेहतर होगा? शिक्षा, समाज में जितने लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जाए, है ना? शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर किया जाएगा तो सामाजिक कल्याण स्तर जो है क्या होगा? बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन होने की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहते हैं। ये तो भाई कभी कभी जैसे एक डेफिनेशन कहीं और मिल जाएगी आपको जैसे पढ़ते समय, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का सामाजिक और आर्थिक जो ढांचा है उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होगा। सामाजिक और आर्थिक
ढांचा, प्रोग्रेसिव चेंज, प्रगतिशील परिवर्तन। देखिए यहां पर मैं डेफिनेशन के की पॉइंट्स लिख रहा हूं समझने और समझाने के लिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है उसमें जो चेंज होगा, ढांचे में प्रगतिशील चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। अब सामाजिक ढांचे में क्या आएगा, जैसे ये मैंने यहां बताया था, तो ये सामाजिक ढांचा की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक ढांचे में शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें बेहतर शिक्षा मिल रही हो और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर हों। और आर्थिक ढांचे में क्या आएगा, जैसे आर्थिक ढांचे में मान लीजिए लोगों की आय बढ़ रही हो और उत्पादन बढ़ रहा हो। अगर किसी अर्थव्यवस्था में, कोई अर्थव्यवस्था है मान लीजिए, और उसके सामाजिक और आर्थिक ढांचे में अगर प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। अब जैसे सामाजिक ढांचा क्या होगा, जैसे वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग रहते हैं उस अर्थव्यवस्था में, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हों, प्लस आर्थिक ढांचा वहां पर जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उससे लोगों की आय बढ़ रही हो, प्लस उस जो फर्म है या कोई कंपनी है उसमें उत्पादन बढ़ रहा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम आर्थिक विकास बोलेंगे। ठीक है, तो पुलिस समझ में आ गया होगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि तो इसमें इंक्लूड है ही, प्लस आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण का स्तर जो है बेहतर होना चाहिए। दूसरी परिभाषा हमने इसमें एक ये भी देख ली कि अर्थव्यवस्था का सामाजिक आर्थिक ढांचा जो प्रगतिशील चेंज अगर हो रहा है उसमें, तो हम उसको आर्थिक विकास बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक बार तुलना करके भी देख लेते हैं ना, ये इतनी चीज़ें पढ़ ली तो हम एक बार हम इसको तुलना भी कर लेते हैं इसकी, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की। आर्थिक वृद्धि लिख लेते हैं इधर, और इधर आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। जब भी कोई भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ें पैरेलल, तो कोशिश ये करें कि हम उसकी तुलना करके भी देखते चलें, जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उससे ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या था, हम इसमें बात कर रहे थे उत्पादक थी, आर्थिक वृद्धि में क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, निरंतर वृद्धि हो रही थी ना, उत्पादन इसमें क्या था, ज़्यादा हो रहा था, निरंतर वृद्धि हो रही थी। इसमें क्या है, इसमें उत्पादन तो होगा ही होगा, साथ में सामाजिक कल्याण स्तर बेहतर होगा। ठीक है, सामाजिक कल्याण स्तर को भी देख रहे थे, उत्पादन प्लस सामाजिक कल्याण स्तर भी देख रहे थे, बढ़ रहा था, है ना, कल्याण स्तर जब बेहतर होता है इसमें, ये प्लस सामाजिक कल्याण स्तर। ये क्या है, ये मात्रात्मक विचारधारा है ना, ये मात्रात्मक है, इसको माप सकते हैं कि उत्पादन कितना हुआ, माप सकते हैं उत्पादन कितना हुआ, है ना, 1 किलो 2 किलो माप सकते हैं उसको, उत्पादन मात्रात्मक। ये क्या है, ये गुणात्मक अवधारणा है, क्वालिटी देखी जाती है इसमें। ये गुणात्मक अवधारणा है, ठीक है, ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक है। क्वालिटी देखेंगे, इसमें क्वांटिटी देखेंगे। ये एक आयामी है, इसमें सिर्फ एक ही आयाम देखा जाता है। कौन सा आयाम देख रहे हैं, सिर्फ एक ही तो देख रहे हैं। सिर्फ उत्पादन देख रहे हैं। ये क्या है, ये बहुआयामी है। ये क्या है, ये बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब जैसे कि इसमें हम उत्पादन भी देख रहे हैं, सामाजिक कल्याण स्तर भी देख रहे हैं, और अर्थव्यवस्था का आर्थिक और आर्थिक ढांचा भी देख रहे हैं, सामाजिक ढांचा भी देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें भी हमने देखी। तो ये क्या है, ये बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। और अब जैसे इसको बिना आर्थिक विकास के प्राप्त किया जा सकता है, जैसे इसको अगर आर्थिक विकास नहीं है फिर भी इसको प्राप्त किया जा सकता है ना। इसे बिना आर्थिक वृद्धि के ये तो नहीं कह सकते कि प्राप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है
तो इसके प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसे ऐसे देख सकते हैं, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि बिना आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, बिना आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, स्टेटमेंट होगा सही कि हाँ बिना आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर ऐसे आता है कि बिना आर्थिक वृद्धि के आर्थिक विकास संभव है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि अगर आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है तो आर्थिक विकास की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो आय सृजित कैसे होगी। जैसे कहीं से अगर हम कर्जा लेके या उधार लेके भी हम आर्थिक विकास कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर, संभावना बहुत कम है, ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट अगर आए संभावना बहुत कम, बहुत कम है। और आर्थिक वृद्धि के सूचक क्या हो सकते हैं और आर्थिक विकास के सूचक क्या हो सकते हैं, तो सूचक भी देख लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर सूचक भी लिख देता हूँ। जैसे इसमें हम देखते हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी है ना, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या है। अगर वास्तविक जीडीपी देखेंगे तो हम ये किसका माप सूचक है, आर्थिक वृद्धि का। पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो किसके सूचक है, आर्थिक वृद्धि का, वास्तविक पर कैपिटा इनकम। अब इसमें देखेंगे हम, ये एचडीआई हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, दूसरा हो गया आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। तो जब भी हम इस तरह के इसके आर्थिक विकास के सूचक भी देखेंगे आने वाली क्लास में, और आर्थिक वृद्धि के सूचक भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक वृद्धि में सिर्फ हम देख रहे थे कि दीर्घकालिक वृद्धि की बात हो रही थी वस्तु सेवाओं में। इसमें आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि प्लस सामाजिक कल्याण, जो सामाजिक कल्याण का स्तर था, उसमें जो प्रगतिशील ग्रोथ हो रही है उसको हम इसमें देखते हैं। ये उसमें उत्पादन पर जोर दिया जाता है, इसमें उत्पादन प्लस सामाजिक कल्याण स्तर को बेहतर करने की बात की जाती है। ये मात्रात्मक अवधारणा, ये गुणात्मक है, ये एक आयामी है, ये बहुआयामी है, और इसको इसके बिना प्राप्त करने की संभावना नगण्य है, और लेकिन इसको इसके बिना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर ऐसे आता है तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तीसरा देखते हैं हम, समावेशी विकास। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ ही लिखा जाता है, समावेशी वृद्धि या विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये क्या होती है, इसे इंक्लूसिव ग्रोथ ही लिखा जाता है, डेवलपमेंट नहीं लिखा जाता, ध्यान याद रखना। जैसे है तो ये हिंदी में सामाजिक विकास है, लेकिन यहां पर किताबों में जैसे देखोगे आप, यहाँ विकास है तो यहाँ होना चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ ग्रोथ ही लिखा जाता है। इस चीज को याद रखना आप, ग्रोथ ही लिखा जाता है, विकास डेवलपमेंट नहीं लिखा जाता। तो देखिए इसकी डेफिनेशन यूएनडीपी ने जो दी है उसके अनुसार ये क्या, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया एवं यह एक प्रक्रिया एवं एक परिणाम है जिसमें समाज के सभी वर्गों को आर्थिक संरचना में भागीदारी हो एवं उससे वो लाभान्वित हो। ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है और एक परिणाम है। ठीक है, तो मैं इसकी पहले पूरी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, यूएनडीपी के अनुसार ये एक प्रक्रिया, यूएनडीपी ने इसके बारे में क्या है, क्या कहा है, ये देखिए, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया एवं परिणाम, यह एक प्रक्रिया, प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया एवं परिणाम।
अब ये प्रक्रिया कैसी है और परिणाम कैसा है, ठीक है। प्रक्रिया ये माध्यम है, हैं? प्रक्रिया प्रोसेस का ये क्या है, माध्यम है। इसके माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से जो कुछ भी होगा ये माध्यम है। परिणाम ये आउटकम है ना, जो आउटकम, परिणाम ये परिणाम या उद्देश्य है ना, ऐसे कह सकते हैं। ये एक प्रक्रिया एवं परिणाम है जिसमें समाज के सभी वर्गों को, जिसमें समाज के सभी वर्गों की, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी समाज के सभी वर्गों की, समाज के सभी वर्गों की आर्थिक संरचना में भागीदारी, भागीदारी आर्थिक संरचना, समाज के सभी वर्गों की आर्थिक संरचना में भागीदारी, आर्थिक संरचना में इस तरह से भागीदारी हो, आर्थिक संरचना में भागीदारी में पार्टिसिपेशन, जिससे भागीदारी हो एवं वे लाभान्वित भी हों, वे उससे लाभान्वित हों एवं वे उससे लाभान्वित भी हों, लाभान्वित हों। देखिए अब यहां इसको समझिए, ये एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, ठीक है। प्रोसेस भी है और परिणाम भी है। इसमें क्या है, समाज के सभी वर्ग जो आर्थिक संरचना है उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हो और उससे लाभान्वित भी हो रहे हो। देखिए इस डेफिनेशन को समझिए। समावेशी विकास की जो परिभाषा है उसमें क्या होता है कि एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं जिसमें सभी समाज के सभी वर्ग, समाज में जो कोई भी लोग रहता है, महिला, बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, हर तरह के व्यक्ति उस समाज की जो आर्थिक संरचना है उसमें पार्टिसिपेट करें और उस पार्टिसिपेशन के माध्यम से वो उसका लाभ भी लें, ठीक है। अब कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं ना। जैसे ये आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिख लेता हूँ, एक तो मैं आर्थिक विकास लिख लेता हूँ और दूसरा समावेशी विकास लिख लेता हूँ। तो दोनों में जब हम डिफरेंस करेंगे तो उससे हमें अच्छे से चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर अगर देते हैं हम, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आर्थिक विकास, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ आर्थिक विकास समझने के लिए, हाँ, यहाँ आर्थिक विकास, और यहाँ मैं लिखता हूँ, ये मैंने आर्थिक विकास लिख लिया, यहाँ मैं लिखता हूँ समावेशी विकास। अब देखिए, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कल्याण को बढ़ाना। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य माध्यम और परिणाम, ये माध्यम भी है और परिणाम भी है। माध्यम मतलब ये प्रक्रिया, जो हमने डेफिनेशन में भी प्रक्रिया लिखी थी, प्रक्रिया ये वाला। अब समावेशी विकास कैसे होगा, जैसे आर्थिक विकास में क्या होगा, कल्याण होगा। अब कल्याण हो तो रहा है, अब लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उसमें कल्याण कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है कि व्यक्ति स्वयं कर रहा है। विकास हो रहा है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है नहीं पता। लेकिन जब ये समावेशी विकास होगा तब इसमें हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि माध्यम कैसा होना चाहिए, जिसमें क्या हो, भागीदारी हो, जिसमें क्या हो, इसका माध्यम क्या है, भागीदारी। पार्टिसिपेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए
अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट में मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? कल्याण, है ना। कल्याण तो उसमें भी था, कल्याण इसमें भी है, लेकिन इसमें एक चीज है, पार्टिसिपेशन है। कल्याण कैसा है? जिसमें व्यक्ति समाज के सभी वर्गों द्वारा संरचना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, उस फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाई जाती है और उसमें मान लीजिए इस बोतल का ही उत्पादन किया जा रहा है। इस समाज में सभी वर्ग उपस्थित हैं, तो जो जिस तरह की जिसके पास योग्यता है उसको जिस तरह का इसमें काम मिले उसमें पार्टिसिपेट करे और इस बोतल का निर्माण करे। जैसे मान लीजिए कुछ लोग इसको रॉ मटेरियल उठाने के लिए, बोझा उठाने के लिए, कुछ टेक्निकल काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उससे लाभान्वित हों। लाभान्वित कैसे होंगे? उनकी आय सृजित होगी, मतलब उसका आय सृजित होगी तो वो अपना कल्याण स्तर बढ़ा सकेंगे। तो समावेशी विकास एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और आर्थिक विकास उससे एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब वैसे तो इसको और डिटेल में देख सकते हैं मेंस में, जब हम इसके सिलेबस को, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पढ़ते हैं तो बहुत सारा डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको आर्थिक विकास और समावेशी विकास के बीच में डिफरेंस समझाने की बात थी। तो आर्थिक विकास और समावेशी विकास में डिफरेंस क्या है? इसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया परिणाम है जिसमें समाज के सभी वर्ग आर्थिक संरचना में भाग लेते हैं। आर्थिक संरचना में भाग लेने के कारण ही वो अपना कल्याण स्तर बढ़ाते हैं उससे लाभान्वित करने से, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, मानव विकास। मानव विकास क्या होता है? चौथा, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या होता है? वैसे तो अगर किसी से पूछा जाए कि मानव विकास क्या होता है तो बता सब देंगे, सबको पता होता है मानव विकास, बस शब्द उसको बताना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो यूएनडीपी ने क्या डेफिनेशन इसकी दी है वो मैं बता देता हूँ आपको। यूएनडीपी ने मानव इसकी डेफिनेशन क्या दी है? यूएनडीपी ने क्या कहा है इसके बारे में कि कल्याण स्तर में वृद्धि एवं मानवीय विकल्पों में संवर्धन। तो मानव विकास कब होगा? जब एक तो कल्याण स्तर बढ़ रहा हो, प्लस क्या हो रहा हो? विकल्प बढ़ रहे हो, मानवीय विकल्प बढ़ रहे हो। अब ये और उससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब जैसे इसको ऐसे समझते हैं जैसे कल्याण तो हो ही रहा है, जैसे कल्याण कैसे हो रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम, उत्पादन, ये सब बढ़ रहा है। उसके साथ साथ क्या एक चीज और जुड़ है? विकल्प। जैसे मान लीजिए पहले कोई एक व्यक्ति था, एक तरह का ही शिक्षा प्राप्त कर रहा है, एक ही तरह का विद्यालय है, एक ही तरह की शिक्षा है, जो है वही है, उसको लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होगा? जैसे वेरिएशन आ जाए, जैसे शिक्षा के भी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारे क्वालिटी के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, स्वास्थ्य में भी बहुत सारे विकल्प बढ़ जाएं कि पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल, ये सारी चीजें। तो क्या होगा? विकल्प बढ़ेंगे। मानव विकास जब होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, तो कल्याण स्तर तो बढ़ेगा, साथ में क्या बढ़ेगा? विकल्प बढ़ेगा। विकल्प जैसे मेरे पास चॉइस होनी चाहिए, जब चॉइस नहीं है तो फिर एक ही चीज है, जो भी है वही है सर्वोत्तम। लेकिन जब चॉइस होती है, तो चॉइस जब भी आ जाती है तब हम मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं कि इसका मानव या इस समाज का या इस देश का या इस घर का, इस समाज का मानव विकास हो रहा है। मानव विकास कब हो रहा है? जब चॉइस बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए घर है, घर में कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद के लाया पहनने के लिए, जो वो ले आया वही तुम्हारे हैं, अब उसको पहनो, उसमें चॉइस नहीं है आपकी। तो जो कल्याण स्तर तो आपका बढ़ रहा है क्योंकि आपको कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं आपको, लेकिन आप स्वयं जाके कहेंगे नहीं मेरे को ये नहीं वो चाहिए, मैं इस ब्रांड का नहीं उस ब्रांड का पहनूंगा। चॉइस बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? मानवीय विकास हो रहा है। तो मानव विकास थोड़ा और उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है, कल्याण स्तर बढ़ेगा प्लस मानवीय विकल्प भी उसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल अभी जाने की जरूरत नहीं, बस की पॉइंट को समझना है। इसके अलावा जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही होता है, कई किताबों में लिखा होता है कि आर्थिक विकास, क्योंकि वहाँ पे कल्याण स्तर
वहाँ पे बढ़ रहा था आर्थिक विकास में, लेकिन मानव विकास में चॉइस बढ़ जाती है बस, है ना। ये थोड़ा सा इसको समझने की बात है। और इसमें एक चीज़ मानवीय विकास हो गया, और एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें एक, फिर उसके बाद इसमें हम वो देखेंगे मानवीय पूंजी निर्माण, एच है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसी से मिलता जुलता है मानवीय पूंजी निर्माण। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये कैसे होता है? मानवीय विकास तो हमने देखा, मानवीय पूंजी निर्माण कैसे होता है? जैसे जो मानव की उत्पादक क्षमता में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसको एचआरडी बोलते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे मानवीय पूंजी निर्माण कब होगा? जैसे मान लीजिए मनुष्य की उत्पादक क्षमता, मानवीय उत्पादन क्षमता, मानवीय उत्पादन क्षमता, मानवीय उत्पादन क्षमता में जब हम वृद्धि करते हैं तो उससे मानवीय पूंजी निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पर्यावरण, अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो उसकी मानवीय उत्पादक क्षमताएं बढ़ती हैं। जब उसकी मानवीय उत्पादन क्षमताएं बढ़ेंगी तो क्या होगा? मानवीय पूंजी निर्माण होगा। इसी को मानव संसाधन विकास इसी को कहते हैं, इसी को मानव संसाधन विकास भी कहते हैं, एचआरडी, मानवीय संसाधन विकास। तो मानवीय संसाधन विकास होगा तो ध्यान रखना उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेंगे हम। क्या होगा? उत्पादन क्षमता में हम वृद्धि करेंगे। जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो हम उसका क्या कर रहे हैं? एचआरडी कर रहे हैं, मानवीय संसाधन विकास कर रहे हैं। अब जैसे पूंजी शब्द आया है तो पूंजी कैपिटल है ना, कैपिटल ये भी कितने प्रकार की होती है? जैसे पूंजी तो आर्थिक पूंजी, मानवीय पूंजी, सामाजिक पूंजी। तो एक तो हो सकती है आर्थिक पूंजी, एक हो सकती है सामाजिक, और एक भौतिक पूंजी। पूंजी भी 3 तरह की हो सकती है ना, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, अब ठीक है। तो आर्थिक पूंजी में क्या आता है? आर्थिक पूंजी में क्या आता है? नहीं सॉरी, आर्थिक भौतिकी नहीं, ये हो जाएगी आर्थिक पूंजी में। जैसे मशीनरी, जो मशीन लगाई जाती है किसी भी कंपनी में, वो आ जाएंगे इसमें, है ना। ये हो जाएगा आपका, मैंने गलत लिख दिया, आर्थिक, सामाजिक, और एक इसको हम मानवीय पूंजी, सामाजिक और मानवीय पूंजी। तो आर्थिक पूंजी मशीनरी आ जाएगी। सामाजिक में क्या आ जाएगा? विश्वास। जैसे लोगों के बीच पारस्परिक विश्वास, जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना किसी समाज में या किसी घर में, तो मान के चलिए कि उसकी पूंजी का विघटन हो गया। तो इसलिए समाज में, घर में हमेशा वैमनस्यता बना के नहीं रखनी चाहिए। समाज में, घर में एक सामाजिक सौहार्द और बहुत ही मधुर संबंध बना के रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक तरह से पूंजी है हमारी। क्यों? सामाजिक पूंजी में क्या होता है कि विश्वास, सामाजिक सौहार्द में कमी, विश्वास में कमी, या विश्वास में ज़्यादा। जैसे लोग आपस में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है। मैं उसके साथ मान लीजिए काम कर रहा हूँ, या कोई व्यक्ति मेरे साथ रह रहा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो मान के चलिए आप कि आपकी ये वाली पूंजी, सामाजिक पूंजी क्या है आपके? खत्म। तो इसलिए क्या करें कि जब कभी भी मिलजुल के एक साथ रहें तो सामाजिक सौहार्द और समन्वय बनाने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी होता है, वो भी वो कैपिटल होती है। तो आर्थिक पूंजी में मशीनरी आएगी, सामाजिक पूंजी में एक विश्वास और समन्वय, ये भी कह सकते हैं, समन्वय भी इसी में आता है। और मानवीय पूंजी में क्या आ जाएगा?
जैसे कि प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। किसी व्यक्ति को हम प्रशिक्षण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्किल डेवलप करा सकते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, है ना। शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, शिक्षा प्राप्त कराना, शिक्षा प्रशिक्षण, ये सब आ जाता है ना। तो मानवीय पूंजी विकास निर्माण हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि मानवीय उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करना क्या कहलाता है, मानवीय पूंजी निर्माण कहलाता है। और पूंजी में भी हमने देखा कि 3 तरह की पूंजी हो सकती है, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और मानवीय पूंजी। आर्थिक पूंजी में हमने देखा जब किसी कोई कंपनी होती है उसमें मशीनरी इत्यादि। सामाजिक पूंजी में देखा कि हम आपस में, जब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं तो उनमें विश्वास की कमी हो सकती है, समन्वय की कमी हो सकती है, या उसको बेहतर किया जाए। तो हमेशा जब भी आप कभी भी रहें, कहीं भी कोई घर हो, कोई परिवार हो, तो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी सामाजिक पूंजी उससे बढ़ेगी। दूसरा, मानवीय पूंजी में क्या देखा हमने, मानवीय पूंजी में हम किसी व्यक्ति को हम प्रशिक्षण देंगे या उसको अच्छी शिक्षा देंगे, उससे उसकी मानवीय उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। तो जैसे हम एक डिफरेंस इसमें एक चीज और देख लेते हैं, एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके और देख लेते हैं इसमें। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। जैसे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और मानवीय विकास। इसमें हम देख रहे थे, आर्थिक विकास में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, कल्याण स्तर बढ़ेगा, इसमें कल्याण स्तर प्लस विकल्प बढ़ेंगे, कल्याण का स्तर भी बढ़ जाएगा प्लस विकल्प, चॉइस होगी, ऑप्शंस होंगे मेरे पास, है ना। मैं ये करूं कि वो करूं, मैं ये खाऊं कि वो खाऊं, मैं ये पहनूं कि वो पहनूं, चॉइस, मानवीय विकास होगा। तो इसमें आर्थिक विकास में क्या होगा कि जीवन स्तर पता लगेगा हमें, इससे क्या पता लगेगा, जीवन स्तर, कि जीवन कल्याण स्तर का कैसा है, तो इससे क्या पता लगेगा, जीवन स्तर कैसा है, जीवन स्तर। लाइफ, जीवन स्तर कैसा है लोगों का। जैसे किसी समाज में अगर हम आर्थिक विकास को देखेंगे तो जीवन स्तर देखेंगे कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे इसमें देखेंगे हम जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे इसमें। देख रहे हैं, यहां से डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस करना हो आर्थिक विकास और मानवीय विकास में, तो मानवीय विकास की जब हम बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे कि व्यक्ति की लाइफ की क्वालिटी क्या है। इसमें देखेंगे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्तर क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर देखना है तो हम इसमें क्या देखते हैं, सिर्फ हम क्या देख लेते हैं, आय देख लेते हैं, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान या अन्य सुविधाएं उसके पास उपलब्ध हैं कि नहीं, कल्याण स्तर उसका बेहतर है या नहीं है। इसमें देखेंगे तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन यहां उपलब्ध है, मोबाइल फोन है, बस फोन से फोन है, बात हो जाती है, बस आर्थिक विकास, जीवन स्तर कैसा है, फोन है। अब फोन है तो किस ब्रांड का है, कैसा है, कौन सी कंपनी का है, आईफोन है, नॉर्मल फोन है, तो यहां पर क्या देखेंगे हम, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे। तो देखिए आज मैंने आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र बताया, अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं बताई, उनके बीच में डिफरेंस बताया, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों के बारे में बताया। उसके बाद मैंने कुछ वृद्धि विकास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताए। उसमें मैंने आपको आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, मानवीय विकास, समावेशी विकास, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, ये मानवीय पूंजी विकास, मानवीय पूंजी निर्माण क्या होता है ये बताया। इसके बाद अभी हम
ये सब बताया मैंने आपको। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में डिफरेंस बताया। तो देखिए अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इसमें अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे देखते हैं। तो चलो एक बार इसको अभी यही देख ही लेता हूँ। सतत विकास में बता देता हूँ, बाकी अन्य चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। तो सतत विकास में क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि की वह प्रक्रिया है जो भविष्य में भी बनी रहे, है ना। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो कैसा विकास, आर्थिक वृद्धि की वह प्रक्रिया, आर्थिक वृद्धि हो रही है मान लीजिए किसी प्रोसेस के तरह, लेकिन ये वृद्धि ऐसी ना हो जो भविष्य में भी हो। आर्थिक वृद्धि कैसी, जो भविष्य में भी निरंतर बनी रहे, जो भविष्य में निरंतर बनी रहे। जैसे हमने कोई आर्थिक वृद्धि तो की, लेकिन आज है कल नहीं है, तो हम आर्थिक वृद्धि इस तरह से करें कि जो आर्थिक वृद्धि अभी भी हो रही है वो भविष्य में भी रहे। तो हम सतत विकास में भविष्य के कॉन्सेप्ट को देख के चलते हैं कि जो चीज़ आज उपलब्ध हमारे पास है वो चीज़ भविष्य में भी रहे। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 5-6 कॉन्सेप्ट बताए, जैसे मैं आर्थिक वृद्धि बताई, सबसे पहले अर्थव्यवस्था बताई, अर्थशास्त्र बताया, अर्थव्यवस्था बताई, दोनों उसकी शाखाएं बताई, आर्थिक विकास बताया, आर्थिक वृद्धि बताई, मानवीय विकास बताया, मानवीय पूंजी निर्माण बताया, सतत विकास बताया। तो आप इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद अन्य टॉपिक मैं अगली क्लास में लूँगा। ओके।